सुंदरपुर गांव का एक छोटा सा घर, जिसकी हवेली के आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच घर की छोटी बहू जानवी झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू श्रेया बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी सास कमला तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद ना कोई मान, मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है जानवी, तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे जानवी, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर, जहाँ जानवी अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही देवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी जानवी का पति राघव रसोई में आता है। जानवी, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेले। जानवी, माँ जी को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो श्रेया को ही देखती है। दोपहर का समय, हवेली के आंगन में चारपाई पर कमला और श्रेया बैठी थी। श्रेया बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस जानवी को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही है उसमें। जानवी दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, सब खाना खा चुके थे। जानवी चुपचाप बर्तन धो रही थी। जानवी, तुम्हें बुरा लगा जो माँ जी ने कहा। देखो, मैं माँ जी की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं राघव, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। जानवी, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी कमला वहाँ आती है। राघव को समझा दो कि जानवी को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। जानवी रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से कमला और श्रेया की हंसी की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी जानवी की सास कमला रसोई में आती है। जानवी, श्रेया के लिए अदरक वाली चाय बना देना, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे श्रेया से कुछ सीख जो बिना शिकायत सब करती है। जानवी चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई विशाल काम से लौटता है। माँ जी, मैं आ गया। बेटा थक गया होगा। श्रेया, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। जानवी सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद हवेली के आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल जानवी को छोड़कर। माँ जी, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरी बेटी बहुत होशियार है। हाँ भैया, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। अरे हाँ माँ जी, हमारी पिंकी तो सब में अव्वल आएगी। माँ जी, जानवी भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं, हमारी बहू तो श्रेया है, जानवी तो बस बोझ है। सन्नाटा छा जाता है। जानवी कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी सब सुनती है। रात का समय, राघव और जानवी अपने कमरे में बात कर रहे थे।
जानवी, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप है तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा जानवी, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है राघव जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। सुंदरपुर गांव की चौपाल पर कमला एक औरत से बात कर रही थी। आपकी श्रेया तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर मरते हैं और उस जाह्नवी को देखो, लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ा हो। हाँ बहन जी, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू श्रेया ही रखती है। जाह्नवी घर में तो है लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मोल। ये बात जानवी सुन लेती है, जो पास से पानी का मटका लेकर गुजर रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अपने कमरे में कमला बिस्तर पर लेटी थी। आज उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। जानवी उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। श्रेया से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी राघव कमरे में आता है। जानवी ठीक कह रही है माँ जी, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। विशाल भी माँ जी के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ जी को? विशाल जी, अचानक से माँ जी के हाथ पैर ठंडे हो गए और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो राघव। माँ जी को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई कमला को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कमला को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े थे। जानवी और श्रेया पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। श्रेया रोने लगती है। जानवी की आंखों से भी आंसू बहते हैं, लेकिन वो शांत रहती है। माँ जी ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ जी को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद गांव के कुछ बुजुर्ग और दोनों भाई मिलकर अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, जाह्नवी तो उनके लिए सब कुछ करती थी। फिर भी बूढ़ी कमला जी ने श्रेया को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हों तो अपना भी पराया हो जाता है। अब यह सच आज तक किसी से छुपा है। घर पर राघव और जानवी आपस में बातें कर रहे थे। जानवी, तुमने माँ जी को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ जी को इतना अच्छा समझती हो। मैंने कमला जी को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। हवेली के आंगन में दोनों भाई बैठकर कमला की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से कमला की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। जानवी और श्रेया थोड़ी दूरी पर बैठी सुन रही थी। देखो राघव, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटी है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ।
मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन, माँ जी मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि राघव की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ जी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह जुबानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। इतना सुन जानवी और राघव अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो माँ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक है कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता, जानवी पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ जी के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। राघव, अब फैसला तुम्हें करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर श्रेया और विशाल खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 70% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। राघव और जानवी अपने 30% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर विशाल का बड़ा खेत फैला हुआ था। जानवी, जमीन भले ही कम है, लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वही दूसरी ओर विशाल हल से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी श्रेया पानी लेकर आई और विशाल से कहने लगी, जरा देखो तो हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, कमला जी का आशीर्वाद है हम पर। अब देखना हमारी फसल कैसे लहराएगी। राघव तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। रात का समय घर में जानवी और राघव थके हुए आते हैं। जानवी, आज पूरी जुताई हो गई, कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और सच्चाई दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराते हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। सुंदरपुर गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुनो, विशाल ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। राघव भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है। यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगती है। विशाल का खेत फैला हुआ था, लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन था। वही दूसरी ओर राघव का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। कम जमीन में भी देखो राघव की फसल कैसे लहरा रही है। यही होता है मेहनत का परिणाम। विशाल ने तो काम बेलों से करवाया, लेकिन राघव ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। हल्की बारिश हो रही थी। राघव और जानवी एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है माँ जी ने जो किया हमारे साथ, शायद वो हमारी परीक्षा थी। और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर है। खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। राघव अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। जानवी टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। देखिए ना राघव जी, हमारे छोटे से खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। जानवी, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है।
हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत है। दूसरी ओर विशाल का खेत, जहाँ सूखे और कीड़ों का प्रकोप था। विशाल परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। श्रेया पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। श्रेया, मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे वो देखो। राघव की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसे तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। सुंदरपुर गांव की बाजार में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। राघव अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह राघव जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वही दूसरी ओर विशाल खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट है, हम नहीं ले सकते विशाल जी। ठीक है, कुछ दाम कम दे देना पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते, यह हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। इसके बाद विशाल दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। रात का समय विशाल और श्रेया आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे माँ जी ने 70% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल, राघव आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ जी की जमीन तो मिल गई पर सुकून नहीं मिला। सुंदरपुर गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो राघव ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है तू रघुवीर, हम लोगों की तो 8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। राघव भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। अब राघव के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। राघव ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। जानवी एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। राघव एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। जानवी, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली है। यह तो बहुत खुशी की बात है राघव जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ जी के जाने के बाद हमने बहुत सहा पर अब सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय, घर में सन्नाटा था। विशाल की बेटी खाट पर लेटी थी, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। विशाल और श्रेया उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। विशाल का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें डरी हुई। विशाल, मेरे पास एक रास्ता है। हम राघव से मदद मांगेंगे। क्या? राघव से? उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। विशाल, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जी जिंदा होती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। राघव और जानवी तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने विशाल और श्रेया झिझकते हुए आते हैं। राघव दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं जानवी, आज हम कुछ मांगने आए हैं। राघव, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटी बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है, अब बस वो बची है।
जिसे कभी मैंने माँ जी के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया आप बैठिए, ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए कितना चाहिए? राघव सेठ रोज धमका रहा है, कहता है अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। राघव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूँ। भैया समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो कुछ भी हुआ वो सबक था। लेकिन हम अब भी भाई हैं, और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर जानवी और श्रेया आपस में बात कर रही थी। जानवी, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छीन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए, अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय, अस्पताल के एक कमरे में विशाल की बेटी बिस्तर पर लेटी थी। उसका इलाज चल रहा था। राघव डॉक्टर से बात कर रहा था। जानवी और श्रेया पास में बैठी थी। अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्ची का इलाज सही समय पर हो गया। बच्ची अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और राघव दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। भैया, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब ये बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद हवेली में सब मिलकर बैठते हैं। एक बड़ी चौकी पर चटाई बिछी थी। राघव, जानवी, विशाल, श्रेया और बच्चा। जानवी, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते। दीदी, घर में जब कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उठाना चाहिए। राघव, मैंने माँ जी के पक्षपात को सच मान लिया और तुझे पराया। आज समझ में आया कि जमीन बच सकती है पर भाईचारा नहीं। अगर माँ जी होती तो शायद आज वह भी गर्व करती कि हमने अपने रिश्तों को बचा लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक टूटा हुआ परिवार दोबारा से फिर जुड़ गया। हम इस कहानी से सीखते हैं, हमें कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना ना भूले। चलो मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।